तो आइए शुरू करते हैं उपन्यास निर्मला खंड 5। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठा रहें तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी दूर पर ही था। एक क्षण में जा पहुँचे। देखा तो एक बूढ़ा हलवाई की दुकान पर बैठा चिल्लम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या मेहरा? सरकार वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बूढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी लगे डांटने। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से तो अरली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इस साल कट गए हैं, 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो? नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छोड़कर चले गए। ये अपना रौब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा चलूं। मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है। कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारी नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताज़ी चीज़। मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बूढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा। मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहजी, कुछ तर माल तैयार है? लड्डू तो ताज़े मालूम होते हैं, तौल दो एक सिर भर। आ जाऊँ वहीं ऊपर न? यह कहकर मोटेराम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब छक कर खाया, 2.5-3 सिर चट कर गए। खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाह जी, तुम्हारी दुकान जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से ले लीजिए। मोटेराम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो, पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, चीज़ अच्छी है, आज सिर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर वह पागलपन कर बोले, महाराज आज रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आज न आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटे, हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था। भाल, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हाँ ले लीजिएगा। मोटे, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भाल, कितने पैसे देने पड़े? मोटे, आपके हिसाब में लिखवा दिए हैं। भाल, जितनी मिठाइयाँ ली हों मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटे, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्मित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता था, और यह महाशय एक बार में ही कोई 4 रुपये का माल उड़ा गए। अगर 1 आध दिन और रह गए तो बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और अंगिली से बोला, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए, 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सिर भला क्या खा जाएगा? आदमी है या बैल? भाल, 3 सिर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सिर से कम न होगा, पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भाल, आज और रह गया तो 6 सिर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज ही क्यों, खत का जवाब जो देना है देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें से पेटियों को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति न चाहिए।
मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे, हाँ सरकार, अब चलूँगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भाल, भला आज तो और रहिए। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं महाराज सचमुच न रह जाएं, इसलिए वाक को यूं पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटे, 1-2 दिन की तो कोई बात न थी, और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा, पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान जो हमारा मुंह जोते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें तो उसका पालन करें, हम उनके द्वारा पहुंच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग्य समझते हैं, और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाते हैं। जहाँ अपना आदर नहीं, वहाँ एक क्षण भी ठहरना असहाय है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं, वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भाल, महाराज, हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटे, अपराध नहीं हुआ, और अपराध किसे कहते हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाएं तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक न लें। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करें। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुँह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाए, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे ही महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी प्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढांकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात न उठा रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात कहने गया, और कहा भी तो ऊंचे स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। न जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी, यह विपत्ति गले पड़ी। मगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा, और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले? भाल, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा रहेगा? भाल, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो उसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, ओह, जाने भी दो। जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना है तो परवाह क्यों? जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। भाल, यो जान न बचेगी। आओ 10 रुपए के विदाई के बहाने दे दूं। ईश्वर पे इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत अछताते पछताते 10 रुपए निकाले, और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धतेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम समझते हो कि 10 रुपए देकर इसे इल्लू बना लूँगा? इस फेर में न रहना। यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक सोचते रहे थे। मालूम नहीं, अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है। क्या पर्दा ढक गया? कहीं रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े? उपन्यास निर्मला का आगे का भाग खंड 6 में।